जहां अमौर थाना क्षेत्र के बागवाना गांव में दास नदी में नमाजियों से भरी नाव डूबी है, जिसका लाइव फुटेज भी सामने आया है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नाव पर करीब 25 लोग सवार थे, जो नमाज अदा कर घर लौट रहे थे। बीच नदी में नाव जिसमें पानी भरने लगा, जिस वजह से मल्लाह किसी तरीके से किनारे तक नाव को लेकर पहुंचा। किनारे पहुंचते ही नाव डूब गई। राहत की बात यह रही कि सभी लोगों ने तैरकर सुरक्षित अपनी जान बचा ली है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 29 मई का ये वायरल वीडियो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने जर्जर सरकारी नाव की जगह नई नाव और पुल की मांग भी की है। एक बड़ा हादसा टला है और देखिए 25 लोग जो इस पर सवार थे, नमाज अदा करके ये लौट रहे थे। और आप कह सकते हैं कि ओवरलोडिंग की वजह से भी नाव में पानी भरने लगा। जैसे ही मल्लाह को इसका एहसास हुआ, नाव को किनारे तक लेकर पहुंचा, लेकिन किनारे तक पहुंचते ही नाव डूबने लगी, जिसके बाद सभी लोगों ने तैरते हुए अपनी जान बचा ली है। तैरकर वो बाहर निकल पाए। इससे एक बड़ा हादसा तो जरूर टला है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सवाल सुरक्षा को लेकर भी उठा रही हैं। आ रहे थे तो हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो ये नाव 2016 की नाव है और उसी को वो लोग किसी तरह से रिपेयरिंग करके चला रहे थे, जबकि अंचल के द्वारा दिया गया नाव है। हर साल वो नाव का निरीक्षण होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान प्रशासन को देनी चाहिए कि ये नाव चल सकती है या नहीं। डूबेगा ही, नया नाव नहीं देगा तो इसलिए सरकार से मांग करते हैं, डीएम से, कि उसको सुरक्षा के लिए पहले वो आए और देखे, निरीक्षण करे उसका, उसके बाद वहाँ नया नाव देने का, वहाँ पुल का तो निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी खेती पथार लोगों का, गरीब आदमी का आना जाना उसी पार है। और अगली खबर खगड़िया से, जहां मोरकाही थाना इलाके में एक युवक सौरभ की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। जानकारी के अनुसार पुलिस युवक को किसी मामले में पकड़ने के लिए गई थी, तभी युवक ने पुलिस के डर से नदी में छलांग लगा दी, जिससे कि नदी में डूबकर उसकी जान चली गई। मौत के बाद मोरकाही थाना पुलिस को आक्रोशित लोगों ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि रात में जब पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची आरोपी सौरभ के घर, तो सौरभ ने पुलिस के डर से भागकर मालती नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी, एसडीओ के साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस पहुंची। परिजन दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। डीएसपी का कहना है कि इस घटना में जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं, उन पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिजनों का आक्रोश आप देख सकते हैं। युवक की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस युवक को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची थी, छापेमारी की गई और पुलिस की डर की वजह से मालती नदी में युवक ने छलांग लगाई, जिसके बाद उसकी जान चली गई। जबरदस्ती पुलिस बिना सिविल ड्रेस में दौड़ाया, उसको दौड़ाते पानी में ले गए और पानी में चला गया और उसको छोड़ दिया और ये खुद वापस चला आया थाना। उसके बाद फिर महिला ये सब जो दरोगा है ना, वो सब आई। हम लोग मेरा भाई हमको लगा मेरा भाई डूब गया है। हम बोल रहे थे डूब गया, बोला नहीं ऐसे वैसे बात है। तब निकाल के लेकर आए लाश को यहाँ पे, तब यहाँ बकझक होने लगा तो बंदूक निकाल के मारने लगा, भी आप सबको बंदूक से मार दें। जब लड़ाई में नहीं था, जब हम बोल रहे सर मेरा बेटा लड़ाई में नहीं है, उसका मोबाइल का लोकेशन निकालिए, सब नहीं निकाल रहा था। आज ये जो है चौकीदार अशोक, वो गया, जब पहले वो मोबाइल लेके गया, वो सर को फोन किया कि यहीं पर है, सिविल ड्रेस में गया, 4 गो 5 गो हमारे बेटा के दबा ले मालती में। मारन में एक दुखद घटना हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें जो भी पुलिसकर्मी सम्मिलित थे, जिनके लापरवाही से यह घटना कारित हुई है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विभागीय जो नियम है उसके तहत हम लोग इसमें वो अनुदान देंगे और अभी एक बार केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम के उपरांत हम लोग जो भी विभागीय नियम है उसके अनुसार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खगड़िया से दिग्विजय कुमार जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी खबर पर अपडेट क्या है? बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो क्या जांच के दायरे में अभी कोई पुलिसकर्मी आया है और ये कैसे ये घटना पूरी घटी, किस मामले का वांछित था ये आरोपी?
बता दें कि जो अभी का जो अपडेट है, जो खगड़िया के जो डीएसपी है मुकुल रंजन और एसडीओ उनके आश्वासन पे जो है परिवार वालों को आश्वासन मिला है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, जांच कर कार्रवाई होगी। एक आवेदन मिला है, उसके बाद जो है इस मामला को शांत कराया गया है और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया गया है। लेकिन ये बताते चले कि ये सौरभ कुमार है, जो मोरकाही गांव है, वहीं पर एक विवाद हुआ था, गांव में विवाद हुआ था, उसमें इस लड़का का नाम दे दिया गया था और परिवार वालों का जो साफ तौर पर कहना था कि हमने एसपी डीएसपी से लेकर के सभी जगह पर गया था, साक्ष्य भी दिखाया था कि सौरभ कुमार उस घटना में नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया और उस पर जो गिरफ्तारी के लिए जो है रात में छापेमारी करने के लिए गई थी पुलिस। उसके बाद पुलिस के डर से सौरभ जो है तो वो नदी में छलांग लगा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो परिवार वालों का जो आरोप है कि जब वो कूदा था उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसको जांच पड़ताल करना चाहिए था, लेकिन वो कूदने के बाद वो छोड़ दिया और सौरभ कुमार को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वो नदी में डूब गया और परिवार वालों के द्वारा जो है तो फिर शव को निकाल करके वहां पर थाना पर लाया गया। उसके बाद आक्रोशित परिवार वाले जो थे इस बात को लेकर के आक्रोशित थे कि उसका नाम जो है, उसका बेटा सौरभ जो है उसका नाम नहीं था, उसके बावजूद ही पुलिस उसे परेशान कर रही थी, उसका जांच के दायरे में आना चाहिए था। इसी को लेकर के परिवार वाले आक्रोशित थे। उसके बाद डीएसपी ने जो आश्वासन दिया है कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उसके बाद जो है सो परिवार वाले शांत हुए हैं और फिर जो है सो शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जी। और दिग्विजय, ये मामला कल कब का है? क्या जब नदी में युवक कूदा उस वक्त वहां पर पुलिस की टीम जो मौजूद थी उसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई की? जो परिवार वाले जो बता रहे हैं उनका कहना था कि सिविल ड्रेस में पुलिस गई थी और जो पकड़ने के लिए, उसके बाद वो युवक जो था सौरभ वो छलांग लगा दिया था और उसके बाद पुलिस वहां से लौट आती है। उसके बाद जैसे ही परिवार वाले वहां पहुंचते हैं उसके बाद उस शव को जो है निकालते। पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है कि जब यदि वो सौरभ कूदा था उसके बाद पुलिस को जो है तो उसकी छानबीन करनी चाहिए थी, उसकी खोजबीन करनी चाहिए थी, लेकिन जो परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस वाले ने कोई खोजबीन नहीं किया, जिसके कारण जो है तो वो डूब गया और फिर स्थानीय जो लोग हैं उसके बाद वो शव को जो वहां से निकालते हैं और उसके बाद फिर थाना में लेकर आते हैं। कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही ये दिख रही है। यदि वो पुलिस के डर से भागा था तो पुलिस को तुरंत सूचना देना चाहिए थी और जो बड़े पदाधिकारी उसको सूचना देनी चाहिए थी। साथ ही साथ वो जो सौरभ जो कूदा था उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तमाम जानकारी के लिए तो देखिए, युवक की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की डर से युवक ने नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में अब डीएसपी का कहना है कि जो भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं या जिन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जांच के दायरे में आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर गोपालगंज से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां एक बार फिर से पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी आकाश कुमार गोली लगने से जख्मी हो गया है। दोनों पैरों में उसे गोली मारी गई है। इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ की यह घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाईपास की बताई जा रही है। घायल अपराधी आकाश कुमार थावे थाना क्षेत्र के बरई हाता का रहने वाला है और उस पर पूर्व मुखिया कुरैश मियां की हत्या, लूट, रंगदारी समेत करीब 12 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। हाल में ही उसने थावे के स्टील कारोबारी मृत्युंजय कुमार से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर 60 दिन के भीतर हत्या की धमकी भी दी थी। बिहार एसटीएफ कुख्यात अपराधी आकाश की गिरफ्तारी के लिए 5 साल से लगी हुई थी, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो जा रहा था। एसपी विनय तिवारी की टीम ने कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी की, जिसके बाद हथियार की बरामदगी के लिए जब बंजारी बाईपास लेकर इसे टीम पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। आकाश के दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल है। अब उससे पूछताछ की जाएगी क्योंकि 12 से ज्यादा संगीन मामले पहले से उस पर दर्ज है। पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात और 50,000 का इनामी अपराधी गोली लगने से घायल हो गया है। दोनों पैरों में उसे गोली लगी है और इस वक्त पुलिस इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में पहुंची हुई है। घायल अपराधी थावे थाना क्षेत्र के बरई हत्ता का रहने वाला है। इस पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 12 संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। बिहार एसटीएफ इस अपराधी की तलाश लगभग 5 सालों से कर रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर ये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बताया यह जा रहा है कि थावे थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया कुरैश हत्याकांड में भी ये अपराधी वांछित रहा है और उसी वक्त इस अपराधी पर 50,000 रुपए का
बिहार पुलिस ने इनाम घोषित किया था और बिहार एसटीएफ को भी इसकी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन बार बार ये अपराधी अपना लोकेशन बदल रहा था और पुलिस को चकमा देकर वारदात कर फरार हो जा रहा था। थावे, गोपालगंज समेत कई इलाकों में इसने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसके अलावा थावे के एक स्टील व्यापारी को भी रंगदारी मांगी थी और रंगदारी राशि नहीं मिलने पर 60 दिनों की मोहलत दी थी। 60 दिनों के अंदर उसकी हत्या करने की धमकी दी थी, जिसके बाद गोपालगंज पुलिस ने स्टील कारोबारी की सुरक्षा बढ़ाते हुए 2 बॉडीगार्ड भी दिया था और इस वक्त कुख्यात अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी को दोनों पैरों में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि अपराधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब हथियार की रिकवरी करने के लिए उसे लेकर नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाईपास पर पहुंची, तब उसने उस हथियार से ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लेकिन पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, दोनों पैरों में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर गया, जिसके बाद पुलिस उसे इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल लेकर पहुंची हुई है और सदर अस्पताल में जो सदर के डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं समेत कई जो पुलिस टीम है वो पहुंची हुई है। और इस पूरे मामले में गोपालगंज के जो एसपी हैं विनय तिवारी, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और खुलासा भी किया जाएगा। फिलहाल अपराधी को पुलिस लेकर सदर अस्पताल पहुंची हुई है और यहाँ पर उसका कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। तो बिहार में कानून का राज और सुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और देखिए किस तरीके से एनकाउंटर हुआ और अब तक कहां पर यह एनकाउंटर कब हुआ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। गोपालगंज में देखिए 29 मई को एनकाउंटर होता है। इसके अलावा सिवान में 3 मई, 17 मई को एनकाउंटर, पटना बेहटा में 18 और 19 मई को एनकाउंटर हुआ, समस्तीपुर में 20 मई को एनकाउंटर होता है, खगड़िया में 26 मई को पुलिस एनकाउंटर करती है और किशनगंज में भी एक्शन होता है, वहां पर भी 20 मई को एनकाउंटर किया जाता है। अब आपको लगातार हम ये बता रहे हैं कि किन किन इलाकों में ये एनकाउंटर हो रहा है। तो देखिए जो ये सिवान का इलाका है जहां पर 3 और 17 मई को पुलिस एनकाउंटर करती है, पटना बेहटा में 18-19 मई को एनकाउंटर होता है, इसके अलावा 13 मई को भी पटना बेहटा वाले इलाके में एनकाउंटर होता है। और ये जो तस्वीर है अलग अलग जगहों की आप देख रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस दनादन एनकाउंटर कर रही है उससे पता चल रहा है कि पुलिस एक्टिव है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अपराधी बिहार में अब नहीं रह सकते। अगर बिहार में रहना है तो अपराध से आपको बाहर निकलना होगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और खबर रख रहे हैं। बिहार में सरकारी टेंडर फिक्सिंग के बड़े खिलाड़ी ऋषु श्री की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। रसूखदार ठेकेदार के तार कहां तक है ये भी सामने आने लगे हैं। 27 मई को करीब 11 घंटे की छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की जाती है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। ऋषु ने टॉप के नौकरशाहों के साथ मिली भगत कर पूरे सिस्टम को अपने खेल के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त कर लिया। भ्रष्टाचार और काली कमाई को सफेद करता रहा और अधिकारियों को कमीशन की मोटी राशि नगद में देकर टेंडर मैनेज करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अधिकारियों को मैनेज करने के साथ ही कई अफसरों की अवैध कमाई से बनाई संपत्ति का भी प्रबंधन करता था और देश विदेश तक ये देखरेख कर रहा था। ऋषु ने राज उगलने शुरू कर दिए हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर कई विभाग के अधिकारी आ चुके हैं, जिनमें जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं भवन निर्माण और BMSIL के अधिकारी भी शामिल हैं। तो एक बड़ी मिली भगत की तस्वीर दिखी है और अब आपको बताते चले कि जांच एजेंसी की पड़ताल में अब तक ऋषु के बारे में क्या पता चला है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपके सामने रख रहे हैं। ये जांच में जो खुलासे हुए हैं ऋषु से, उसकी जानकारी। ऋषु के पास पटना, हाजीपुर में कई पेट्रोल पंप हैं, इस बात की जानकारी आ रही है। इसके अलावा देखिए पोर्श और लैंड क्रूजर जैसी करोड़ों की लग्जरी गाड़ी इसके पास है और BMW जैसी कई और महंगी गाड़ियों का शौक भी इससे है, वो गाड़ियां भी इसके पास है। कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। सभी गाड़ी 2022 से 2024 के बीच खरीदी गई हैं, यानी कि महज 2 साल में तमाम बड़ी गाड़ियों में इसने निवेश किया, वो गाड़ियां खरीदी हैं। भ्रष्टाचार की जो कलई खुली है उससे ये समझ आ रहा है कि 5 से 6 साल में ताबड़तोड़ विदेश दौरे इसके होते हैं। दुबई और यूरोप के कई देशों की यात्रा ये कर चुका है और 7 से 8 साल में करोड़ों की संपत्ति इसने तैयार की, जिसके बाद जांच के दायरे में यह व्यक्ति आता है
अब इसकी गिरफ्तारी जब की गई है। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट में निवेश का दावा भी किया जा रहा है। तो एक एक करके अब देखिए तस्वीरें साफ हो रही हैं। ये तमाम जो जानकारी मिल रही है रिशु श्री जिसकी गिरफ्तारी की गई है उसकी गिरफ्तारी के बाद से सामने आई है। अब आपको बताते चले कि रसूखदार ठेकेदार रिशु श्री पर कैसे दबिश बढ़ी। देखिए साल 2025 के अप्रैल में भी ईडी ने छापेमारी की थी और 4 दिन पहले 27 मई को एक बार फिर एसवीयू ने रिशु श्री पर शिकंजा कसा। 27 मई को पटना के मीठापुर में छापेमारी, टेंडर हेराफेरी की खबर आती है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इस पर लगता है। इसके अलावा कामत रम सखी इनक्लब में फ्लैट नंबर 5A में रेड होती है। करीब 11 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चला। फ्लैट से करीब 2 करोड़ के जेवर बरामद किए गए, 2.5 लाख रुपए, कई अहम दस्तावेज मिले हैं, करोड़ों की संपत्ति के कागजात इससे बरामद किए गए हैं। देखिए 2.5 लाख की संपत्ति जो कैश में बरामद की गई है, अहम दस्तावेज भी इससे बरामद किए गए जो कि करोड़ों की संपत्ति के कागजात है। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। 11 घंटे की छापेमारी के बाद इसकी गिरफ्तारी की जाती है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए और माना जा रहा है कि जैसे जैसे राज रिशु श्री उगलेगा वैसे वैसे अधिकारियों के नाम सामने आएंगे और कई लोग इसमें फंसेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा जाल फैला हुआ था। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी निवेश की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट में भी इसने निवेश किया है। अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। आगे बढ़ेंगे सिवान के मैरवा से खबर, जहां श्रीनगर में सड़क किनारे खड़ी एक ट्रेलर गाड़ी चोरी हो गई है। पिपरा गांव निवासी मनीष कुमार सिंह अपनी ट्रेलर गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर परिवार के साथ कुशीनगर घूमने गया था और इसी दौरान चोर गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए गाड़ी चोरी की जानकारी मिलने के बाद मैरवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच का दायरा आगे बढ़ते चला जा रहा है। ये लाल घेरे में आप देख रहे हैं ये गाड़ी जिसको चोरी कर लिया गया, सीसीटीवी में ये घटना कैद है। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ एक व्यक्ति जो कि घूमने के लिए गया था, वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है, वहां से वो घूमने के लिए जाता है और ट्रेलर पर चोरों की नजर पहले से थी, जिसके बाद ट्रेलर चोरी कर ली गई। परिवार के संग घूमने गया था गाड़ी का मालिक। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने पटना से बड़ी खबर रख रहे हैं। पटना में नावों के परिचालन पर सख्ती दिख रही है। बिना निबंधन अब नहीं चलेंगी नाव और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सूर्यास्त के बाद नाव चलाने पर रोक है। सूर्योदय से पहले भी नाव नहीं चलेगी। सभी घाटों पर मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग अधिकारी करेंगे। बैठक में डीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं क्योंकि नाव हादसों को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पटना में नावों के परिचालन को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिना निबंधन अब नावें नहीं चलेंगी। इसके अलावा जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। सूर्यास्त के बाद नाव चलाने पर रोक है और सूर्योदय से पहले भी नावें नहीं चलेंगी और एक समय जो इसके लिए फिक्स किया जाएगा। घाटों की मॉनिटरिंग अधिकारी करेंगे। दरअसल डीएम के साथ अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें ये तमाम बड़े फैसले किए गए। नेक्स्ट 2 डेज में सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी एसडीओ और डीएसपी सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। निबंधन का अभियान चला करके निबंधन कराया जाएगा। वैसे मौसम में नाव परिचालन बिल्कुल नहीं करें, इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे और पहले नाविकों के साथ बैठक करके और निबंधन की प्रक्रिया चलेगी। साथ में जागरूकता का भी, सूचना आदान प्रदान का भी तंत्र और मजबूत किया जाएगा और जो मेजर घाट है वहां पर तत्काल कुछ दिन के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए भी हम लोगों ने आदेश दिए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने भागलपुर से रख रहे हैं, जहां भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण का काम तेजी से शुरू हो चुका है और सेतु पर कुल 4 बेली ब्रिज तैयार किए जाने हैं, जिनमें से 3 का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौथे बेली ब्रिज के निर्माण में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। भागलपुर के डीएम लगातार अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा और पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
तो 3 बेली ब्रिज जो कि तैयार किए जा चुके हैं, चौथे पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि जो समय सीमा तय की गई है उसी समय सीमा में ये कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। डीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठकर निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे हमारा स्लैब विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफ़ी पहले 1 सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो 2 जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट ने, टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है। एक हमारा 140 फीट का जो स्लैब पे और बचा हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आमजनों से कि जून के मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और अगली खबर सासाराम से। सासाराम पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आकाशदीप ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा कि कम उम्र में वैभव ने जो उपलब्धि हासिल की वो काबिले तारीफ है। आकाशदीप ने कहा कि मेहनत, लगन और सही मंच मिलने पर उम्र मायने नहीं रखती। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर वैभव ने देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो कम उम्र में बड़ी पहचान बनाने की सराहना की गई है। मेहनत और लगन को सफलता की कुंजी आकाशदीप ने बताई। वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, लगातार उनका परफॉर्मेंस बेटर होते जा रहा है और उसी की चर्चा की जा रही है। दुनिया भर में वैभव की चर्चा हो रही है और वैभव सूर्यवंशी की आकाशदीप ने भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बड़ी पहचान उन्होंने बनाई है। सही मंच मिलने से उम्र मायने नहीं रखती। और वैभव ने ये दिखाया है कि परिश्रम से आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस उस स्तर पर जाके जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक सारे बच्चों के लिए, बिहार का या फिर ऑल ओवर दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट खेला जा रहा होगा, तो बहुत बड़ा मैसेज है कि परिश्रम से आप कुछ भी कर सकते हैं। एज मैटर नहीं रखता, आप 15 के हैं या 45 के हैं।